हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, दिसंबर का 2022 का आपका करंट अफेयर्स आ गया है, तो हम गाइस आज ही इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। गाइस, छोटा सा पॉलिटी एंड गवर्नेंस है इस बारी, तो क्विकली हम रिवाइज करते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स थे इस मंथ में। तो सबसे पहले गाइस आया है हमारे पास ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कैग जो होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसने प्लान करा कि वो अपनी प्रेजेंस को एक्सपेंड करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और इसीलिए एक एक्सरसाइज की गई। क्या करने के लिए? ऑडिट कंट्रोल की। किन किन जगह पर? 3 टायर जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर। ठीक है, अब कैग से रिलेटेड गाइस आपको आर्टिकल बिल्कुल पता होना चाहिए कि आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक हमारा जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ कैग ऑफ इंडिया से डील करता है। कैग को कौन अपॉइंट करता है? तो याद रखना, प्रेसिडेंट करता है। रिमूवल कैसे होता है इसका? लाइक द सेम मैनर जैसे हम जज के सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करते हैं ना, वैसे ही सेम हम कैग के भी हटाते हैं कैग को। ठीक है, रिमूव करते हैं कैग ऑफिसर को भी। उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रेसिडेंस कैग 9th रैंक में करता है, एंजॉय द सेम स्टेटस जैसे कि सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होता है वैसे ही। इनके पास पावर होती है, ड्यूटीज़ होती हैं जो उन्हें परफॉर्म करनी होती हैं। किससे रिलेटेड? अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स और दूसरी अथॉरिटीज़ के अंदर। ठीक है, अब न्यूज़ में आप समझो कैसे कैसे इन्होंने ऑडिट कंट्रोल 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में किया। तो बहुत सारा एलोकेशन ऑफ फंड देखा पहले। कैग ने प्रिपेयर करा एक प्रपोजल अपने ऑफिस में हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक्साइज कंट्रोल एंड सुपरविजन से रिलेटेड। एट प्रेजेंट जो है कैग की प्रेजेंट स्टेट कैपिटल्स में अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में होती थी, ऑडिट करते थे लोग स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को। जो कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो फंड जो भी कंसोलिडेटेड फंड से निकल कर आता है, पीआरआईज का मनी जो ड्रॉ करते थे वो सेपरेट फंड होता है, याद रखना। उसको बैंक या ट्रेजरी के अंदर से सेपरेट फंड को निकाला जाता है। तो कैग ने रिपोर्ट दी कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट असर्ट करनी है टू सुपरवाइज ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो भी हुए हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो पीआरआई ध्यान रखना अंडर द परव्यू ऑफ ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आता है। कौन सा एक्ट है? 1971 का एक्ट है। और सबसे पहले देखो, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे कैसे टाइमलाइन उसकी दी हुई है। गाइस, टाइमलाइन को क्विकली रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले 1880 के अंदर लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ। रिपन रेजोल्यूशन 1882 में आया जिन्होंने स्कीम निकाली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कैसे डेवलप करना है। डायरेक्ट कंट्रोल में होती थी ब्रिटिश क्राउन के। रिफॉर्म्स कुछ आई, उससे रिलेटेड कुछ है। उसके अलावा गाइस रिफॉर्म्स 1921 में आई, उसमें कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाए गए लोकल बॉडीज़ के लिए जहाँ पर ऑडिट चलेगा। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ स्टेट लॉ ऑडिट एंड अकाउंट्स किया जाता था। तो ऐसे इसका इवॉल्व हुआ है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब हम क्विकली देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और उसके ऑडिट के बारे में। तो पार्लियामेंट ने इसके लिए 73rd 74th अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अंदर लाई, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है पंचायत को कहाँ कहाँ पर, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और म्यूनिसिपैलिटी इन द फॉर्म ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। 3 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, फेडरल फ्रेमवर्क है। ठीक है, इनके कुछ फंक्शंस, फंड, ये सब कुछ उसमें मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में जाओगे तो आर्टिकल 243 का जे और 243 का जेड, यानी जे में क्या दे रखा है कि जो भी लेजिस्लेचर स्टेट का है वो सारे का सारा अकाउंट्स पंचायत का ऑडिट हुए सब मेंटेन करेगा। और 243 जेड में क्या दे रखा है कि कुछ प्रोविजंस बनाएगा मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड ऑडिटिंग। मतलब यहाँ पंचायत के लिए है, यहाँ म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए है। गॉट इट? इतना ही इसमें फ़र्क है। अब हम समझते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ऑडिटिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों कैग ने ऐसा डिसीजन लिया और करा। तो सबसे बड़ी बात, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है कि जो भी लार्ज पार्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो लोकल बॉडीज़ पे जा रहा है, क्या वो सही लेवल पर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मंथली लेवल पर, एनुअल लेवल पर उसकी रिसीट, पेमेंट्स, वाउचर्स, ये सब कुछ चेक करना। ठीक है, फिर उसके बाद इरेगुलर ऑडिटिंग आपको पता चल जाएगी अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ऑडिटेड बाय लोकल फंड ऑडिट बॉडी और एन एजेंसी जो कि स्टेट अपॉइंट करता था। अगर मान लो वो रेगुलरली ऑडिट ही नहीं कर रही है ना, तो पीआरआईज हो सकते हैं वो सारा रेवेन्यू मोबिलाइज कर दें और रेंट में, रेट, टैक्सेस, फाइन्स वगैरह में लगा दें, और बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ एनी सेंट्रल एंड स्टेट ऑडिट सिस्टम में आपको फिर तो नज़र ही नहीं आएगा ना कि ये सारा का सारा रेवेन्यू कहाँ जा रहा है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए, इरेगुलर ऑडिटिंग को पकड़ने के लिए। उसके अलावा ऑडिटिंग
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी डिफरेंट सोर्सेस में बढ़ पाए, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ फंडिंग हमें इन्वॉल्व जो भी होती है इसके अंदर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में, ये सब चीज़ें चेक करनी। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, आप जानते ही हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ऑडिटिंग होगी तो डेफिनेटली उससे क्या इन्हांस होएगा, किस चीज़ की क्वालिटी बढ़ेगी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि हम बात भी तो करते हैं ना डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि हर लेवल पर जो आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है आपके काम अच्छे से कर रही है, आपने डेलीगेट जो उनको कर रखे हैं काम वो ठीक ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक होता है सेंट्रल अथॉरिटी, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन की अब सेंट्रल अथॉरिटी तो अपना काम सेंट्रल लेवल पे कर रही है लेकिन लोकल लेवल्स को भी उसने पावर डिवाइड करी हुई है। एक देखो केस स्टडी दी हुई है, ठीक है, क्विकली इसको भी देखते हैं। मालूर इन कोलर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका की है ये केस स्टडी। इसमें ना ऑडिट स्क्रूटनी हुई थी रिकॉर्ड्स के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तालुक पंचायत मल्लोर कोलर डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें डिस्क्लोज हुआ कि मिस अप्रोप्रिएट फंड किया हुआ है 1.74 करोड़ का। तो प्रेफरेबली फ्रॉडलेंट क्लेम था, सब ट्रेजरी ऑफिसर्स गए, चेक हुआ तो पता चला जी बहुत सारे फ्रॉडलेंट बिल्स बने हुए थे। इसलिए ज़रूरी होता है गाइस, तो केस स्टडी आपको क्यों काम आएगी, आपके आंसर को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए कि आपके पास फैक्ट भी है कि ऐसा हुआ है, इसलिए करना ज़रूरी था। चैलेंजेस क्या हैं गाइस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऑडिट में? शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड लैक ऑफ स्किल, ठीक है, ये वाली दिक्कत है हमारे पास कि उतनी रिक्विजिट स्किल्स नहीं है अकाउंट्स को मेंटेन करने की। लैक ऑफ रेगुलर ऑडिटिंग, ये भी दिक्कत है। बैंक और ट्रेजरी अकाउंट है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो मनी ड्रॉ होता है वो सेपरेट फंड से होता है जो कि बैंक और ट्रेजरी में है, और उसको ऑडिट करना बाय लोकल ऑडिटर इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑडिट। लोकल ब्यूरोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथ उसकी लो है, उसके पास लैक ऑफ स्किल है डेटा को ऑडिट को फॉर्मेट करना, मेंटेन करना। अच्छा, मैंने आपको बताया है चैलेंजेस ही हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। तो वेज टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी करने के लिए आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाइए, यानी कि कैग जो है उसको कुछ प्रिस्क्राइब करना होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग फॉर्मेट्स फॉर द लोकल गवर्नमेंट, ताकि डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो पाए। डेडिकेटेड एजेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो 11th फिनेंस कमीशन ऑफ द डायरेक्टर ने ये सजेस्ट करा था कि जितने भी लोकल फंड ऑडिट हैं उनको रिस्पॉन्सिबल तरीके से लोकल बॉडीज़ का ऑडिट करना है, उनको टेक्निकल गाइडेंस दी जाए बाय द सी कैग, है ना, कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए, सुपरविजन्स किया जाए, ये ज़रूरी है। तो ये रिपोर्ट भी आप डाल सकते हो कि भाई 11th फिनेंस कमीशन की रिपोर्ट में था। सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि जो रिपोर्ट है कैग की वो रिलेटेड है आपकी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ का, वो भी रखा जाए कमेटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ऑन द सेम लाइन जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाती है, वैसे ही पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ की जो रिपोर्ट है वो कमेटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी चेक करे। स्किल अपग्रेडिंग की बहुत ज़रूरत है, अर्जेंट नेसेसिटी है कि टेक्निकल स्किल्स अमंग लोकल फंड ऑडिटर्स को ज़रूर दिया जाए। सोशल ऑडिट बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इससे पीआरआई का मैकेनिज़्म अच्छा होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी, ट्रांसपेरेंसी उनके साथ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। देखो रिसेंटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो कि अल्ट्रा वायर्स है, द पेरेंट एक्ट कैन नॉट बी गिवन एनी इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रा वायर्स? अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है गाइस बियॉन्ड दी पार, बियॉन्ड दी पार, तो कहते हैं बियॉन्ड दी पार जाना, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्शन जो कि गवर्नमेंट बॉडीज ने लिया हो जो उसके स्कोप में ना हो, उसको हम अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो पेरेंट एक्ट कैन नॉट बी गिवन एनी इफेक्ट, उसको अल्ट्रा वायर्स कर रहा है और ऐसा कर रहा है, उसको जो पेरेंट एक्ट था उसको वो इफेक्ट में नहीं जाने दे रहा। अब आया कैसे, ये क्यों कहा जा रहा है? तो देखो एक केस आया, अपील फाइल हुई इसमें बाय द केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उन्होंने अगेंस्ट स्टेट हाई कोर्ट को डिसीजन दिया विच अपहेल्ड केरला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2014। एज पर रूलिंग जो देखो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ना, ये बियॉन्ड द परव्यू ऑफ पेरेंट एक्ट नहीं ट्रैवल करता था। इफ़ इट डज तो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, यानी कि वो आपने पावर अपने बियॉन्ड यूज़ कर ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इसके अंदर क्या क्या आता है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी बनाती है, अब ये सप्लीमेंट नहीं करेगी, सप्लांट नहीं करेगी, बट सप्लीमेंट करेगी पार्लियामेंट स्टैट्यूट को जहाँ से भी ये पावर आ रही है, ठीक है। Now what is the meaning of supplant? Supplant means replace करना, ठीक है।
तो रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि आपके जो भी प्रोविजंस होते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में वो सारे के सारे पार्लियामेंट स्टैट्यूट के सप्लीमेंट होने चाहिए। अब और समझो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को क्या करता है, प्राइमरी लेजिस्लेशन को थ्रू मिलती है ना उसको एग्जीक्यूटिव पावर या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैज़ गिवन पावर बाय प्राइमरी लेजिस्लेशन, ताकि वो लॉज बनाए। भाई तभी तो वो बना सकते हैं ना, इम्प्लीमेंट करना, एडमिनिस्टर करना। तो पार्लियामेंट ने थ्रू प्राइमरी लेजिस्लेशन ये इनेबल करा हुआ है कि वो लॉ बनाए, रूल्स बनाए, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसी को कहते हैं। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर हम बात करें, लेजिस्लेटिव पावर इज गिवन टू लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव को पावर है कि वो एग्जीक्यूट करे लॉज को। लेकिन पॉसिटी ऑफ टाइम की वजह से लेजिस्लेचर लिमिट्स इटसेल्फ टू पॉलिसी मैटर्स, और बाकी जो टास्क हैं रूल एंड रेगुलेशंस के वो एग्जीक्यूटिव को ज़रा मतलब सबऑर्डिनेट करने के लिए। समझ रहे हो बात को? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव को पावर्स दी जा रही हैं कि वो कुछ ऐसे लॉज वगैरह को इम्प्लीमेंट कराए, एडमिनिस्टर करे, या कुछ आपके जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि पॉसिटी ऑफ टाइम कम होने की वजह से वो पॉलिसी मैटर्स या टास्क जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव को दिए हुए हैं। अब ये जो एक डायग्राम दिया हुआ है गाइस कि ये बता रहा है कि किन किन सर्कमस्टांसेस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इनवैलिड होता है। तो इट मे अराइज द क्वेश्चन हियर, कैसे? देखो, अगर कोई फंडामेंटल राइट या किसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वायलेट कर रहा हो, उस केस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इनवैलिड है, ठीक है। या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अल्ट्रा वायर्स यानी कि अपनी पावर से बियॉन्ड बना रहा है और वो पेरेंट एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो ऐसे में भी आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इनवैलिड होगा। अगर एग्जीक्यूटिव के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है फ्रेम करने के रूल्स एंड रेगुलेशन, तो भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इनवैलिड होगा। चौथी बात ये कह रहा है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहाँ पे स्ट्रक डाउन हो सकता है, जहाँ पर आर्बिट्रेरीनेस है या अनरीजनेबल ग्राउंड पे बनाया गया है, तो ऐसे में भी पूरी वो रहेगी, इनवैलिड रहेगा। और मान लो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपको अगर रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं करने दे रहा, तो अनलेस एक्सप्रेस ऑथोराइज्ड बाय द पेरेंट स्टैट्यूट, तो वहाँ पर भी ऐसा देखने को मिल सकता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन हियर? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है लुकिंग अगेन एट द पास्ट, लुकिंग अगेन एट द पास्ट, एट द पास्ट, ठीक है। लुकिंग अगेन एट द पास्ट, इसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव को, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब है ना इंटेंडेड टू टेक इफेक्ट फ्रॉम अ डेट इन द पास्ट। तो ऐसा कुछ अगर है रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, कह रहा है ना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन नॉट प्रोवाइड फॉर अ रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस। या तो उसको पेरेंट स्टैट्यूट मिली हो तब मिल सकता है ऑथोराइज, या अदरवाइज ये नहीं माना जाएगा। एससी ने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि लेजिस्लेचर कैन नॉट डेलीगेट इट्स एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन। ध्यान रखना, एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो होते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के, वो भी लेजिस्लेचर को अलाउ नहीं करेगा कि वो एग्जीक्यूटिव को दे। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या होते हैं जो डेलीगेट नहीं किए जा सकते हैं? तो लेजिस्लेटिव पॉलिसीज़ बनाना, रूल ऑफ कंडक्ट बनाना, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके लेजिस्लेटिव फंक्शंस के पार्ट होती हैं। और ये चीज़ें जो ऐसी हैं जो डेलीगेट आप नहीं कर सकते, है ना। कौन सी पॉलिसी, लेजिस्लेटिव पॉलिसी को सिलेक्ट करना है, कौन सी पॉलिसी बाइंड रूल ऑफ द कंडक्ट रहेगी, है ना। एब्रोगेटिव पावर होती है इनकी, वो आप नहीं इनसे शेयर कर सकते, इनको दे सकते एग्जीक्यूटिव को, है ना। डिक्लेरेशन करना किसी प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे, इफ़ेक्टिवनेस लाने के लिए, तो कुछ ऐसी पावर्स हैं गाइस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, वो आपको नहीं एग्जीक्यूटिव को देंगे। समझ आ गए ग्राउंड्स? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके प्रीलिम्स में भी, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको करना है। पर्पज़ आप समझो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पर्पज़ क्या होता है? तो पहला पर्पज़ है मेकिंग नेसेसरी चेंजेस करना ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। गवर्नमेंट क्या चाहती है? टू मेक अ लॉ विदाउट हैविंग टू वेट फॉर द न्यू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू बी पास्ड, इसलिए करती है। या पार्लियामेंट का प्रेशर कम करने के लिए भी ऐसा किया जाता है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ की जाती हैं जो कि एक्सपेंड हो विच रिक्वायर्स लॉ, और अगर पार्लियामेंट नॉट पॉसिबल नहीं हो रहा है तो वो सफिशेंट टाइम इस पर डिवोट कर दें। अच्छा, डिसेंट्रलाइज या सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशंस लेकर आने से, मान लो स्फेयर कॉर्पोरेट लॉ का है, टेंडेंसी ऑफ लॉ मेकर्स टू इनैक्ट बेयर बॉन्ड स्टैट्यूट्स, है ना, जैसे सेबी एक्ट 1992 बनाना था, फेमा बनाना था, तो इसमें हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया कि भाई इनको भी अपने डिपार्टमेंट का अच्छे से पता होगा,
पार्लियामेंट के स्टैट्यूट से बना हुआ इनका लॉ भी, तो ये करना इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं जहाँ पर बताया गया था वैलिडिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जैसे 2016 में आया ना ऑन डिमोनेटाइजेशन, तो ये भी एक सेंटर का 16 में डिसीजन था। सेंट जॉन्स टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को एक नेसेसरी इविल माना गया है। तो मतलब हर केस में अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस आपको ध्यान में रखने हैं कि ये सारे के सारे जो केसेस हैं वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड हैं। DS गरेवाल वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर, यहाँ पर भी आर्टिकल 312 को बोला गया था कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पावर्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ना, क्योंकि इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेयर्स हमारा इतना एक्सपेंड होता जा रहा है कि हमें ज़रूरत है न्यू रिफॉर्म्स लाने की और कुछ पावर्स अथॉरिटीज़ को स्पेसिफिक और सुटेबल ओकेजन्स पर देने की, ये ज़रूरी है। लेकिन इससे जुड़े इश्यूज़ भी हैं। एक तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ना स्क्रूटनी लो हो जाती है। मान लो आपने स्टैंडिंग कमेटी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में है, उनको पढ़ने को बोला भी रूल स्टडी करो, सीख करो, एक्सपर्ट ये पढ़ेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली जो स्टडी है ना फ्रॉम 2008 to 2012 ये बताता है कि जब 101 पीसेस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में गए हैं, जिसमें से सिर्फ टोटल 6985 ही स्क्रूटनाइज बाय द कंपनी आउट ऑफ टोटल। देखो 6985 में खाली इतने ही स्क्रूटनाइज हो पाए हैं, तो आप सोचो बहुत ही ज़्यादा कम नंबर है। तो फिर स्क्रूटनी का मामला ही ख़त्म कर दिया एक तरह से। फिर फ्रिक्वेंसी, फॉर एग्जांपल इन्फोर्समेंट करना था कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। MCA हैज़ नोटिफाइड 56 रूल अंडर दैट, इशूड 81 सर्कुलर्स, ये आ रहे हैं। बहुत फ्रिक्वेंसी हाई होती जा रही है चेंजेस करने की। अच्छा, अब जब आप सोचो जब स्क्रूटनी नहीं होगी, इतनी तेज़ी से फ्रिक्वेंसी में अपने अकॉर्डिंग सब चेंजेस कर दिए जाएंगे, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है? आप हो सकता है कि आप पॉलिसीज़ फ्रेम इसलिए कर रहे हो ताकि आपका पॉलिटिकल मोटिव फुलफिल हो पाए, तो ये प्रॉब्लम है। फिर आप रूल मेकिंग पावर्स बाय द एग्जीक्यूटिव को अब्यूज़ कर रहे हो एक तरीके से, क्योंकि वो एब्रोगेशन रूल मेकिंग पावर जो भी हैं, बैड रूल्स विल इनएविटेबल मान लो बन गए, तो फिर आपको क्या होगा? लिटिगेशन, एंड आपके बैकलॉग्स केसेस के और बढ़ जाएंगे। तो मतलब आप चले थे काम को समेटने और आपने और फैला दिया, तो ये बात हो जाएगी। तो ओवरलैपिंग ऑफ द फंक्शन हो सकता है। जब हमने ऑलरेडी हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं इनकी पावर्स को, जब दोनों एक जैसा काम करने लग जाएंगे तो क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी फंक्शंस की, तो ये प्रॉब्लम। अब सजेशंस क्या है? सजेशंस ये है कि अमेंडिंग पार्लियामेंट प्रोसीजर्स, यानी पार्लियामेंट प्रोसीजर्स को इस तरह से अमेंड करो टू रिक्वायर द अफर्मेशन ऑफ एवरी रूल, थ्रू वोट के थ्रू करो। वर्किंग कमेटीज़ बैठाओ आप, जैसे आपकी स्टैंडिंग कमेटी है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस हैं, तो ऐसे ही लीगल पॉलिसी एक्सपर्ट बैठाओ जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें। रीजंस फॉर द डिले पूछो आप। डेट ऑफ कमेंसमेंट विद इन 6 मंथ आपका ड्राफ्ट होना चाहिए रूल। कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए MPs का कमिटीज़ के साथ। अगर पीस ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आपने करा भी है तो आपको कमेटी के साथ स्पेसिफिक ग्राउंड में एनालिसिस करो हर चीज़ का। आप रिपोर्ट लो उनसे, हाँ जी आपको काम दिया था, टाइम बाउंड मैनर में हुआ कि नहीं हुआ। ये चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दिस इज़ हाउ गाइज यू नीड टू गो थ्रू विद दिस करंट अफेयर। अब नेक्स्ट हमारा आता है अपॉइंटमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुआ गाइस, और उसमें बोला गया फॉर्मेशन करनी है स्टेट सिलेक्शन कमेटी फॉर इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। अच्छा, अब समझो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। ऐसा बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाए बाय मेंबर अदर देन मिनिस्टर, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट मेंबर बिल। क्या ये इंट्रोड्यूस कहीं पर कभी भी हो जाता है? कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस ऑन फ्राइडेज। एडमिसिबिलिटी कौन डिसाइड करेगा कि इसे एडमिट करना है या नहीं करना? तो ये डिपेंड करता है राज्यसभा। इन केस ऑफ राज्यसभा चेयरमैन करता है, लोकसभा के केस में स्पीकर करता है। कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बिकम एन एक्ट सिंस 1970, आज तक नहीं बना। नो पावर प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज़ बिकम एन एक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ? प्राइवेट मेंबर का बिल आया कि भाई लोकसभा में हमें फॉर्मेशन करनी है स्टेट सिलेक्शन कमेटी फॉर इलेक्शन कमिश्नर। तो बिल ने क्या बोला कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस को इलेक्शन कमिश्नर का इंसुलेट किया जाए और मैंडेट दी जाए दैट शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स, ये को करने के लिए। अब मेंबर्स ऑफ EC इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द PM लेड पैनल। पैनल कैसा होगा? प्रपोज्ड पैनल कुछ ऐसा बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, लोकसभा के, राज्यसभा के मेंबर्स, अपोजिशन लीडर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऐसा बनाया पैनल। बिल में ये बोला गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर फॉर पीरियड ऑफ 6 years रहेगा। रीजनल कमिश्नर का फिक्स्ड ईयर टर्म्स कितना रहेगा? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट्स।
बिल बताता है कि क्यों बना, इन द बैकड्रॉप ऑफ व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग पिटिशन ऑन द नीड फॉर रिफॉर्म, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटिशंस आई थी कि वी रियली नीड अ रिफॉर्म इन अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो एससी ने गवर्नमेंट को क्वेश्चन करा कि जो आप मेथड पिक करते हो सीईसी को, या सेंटर से पूछा भाई फॉर रीजन ऑफ नॉट कम अप टू विद एनी लॉ टू रेगुलेट अपॉइंटमेंट, क्या कारण है, किस तरह से आप करोगे, तो ये प्रपोज्ड आया। अब आपको डेफिनेटली जब भाई इलेक्शन कमीशन की बात आ ही गई है तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। तो कौन से आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 324 में है, ठीक है। अच्छा, ईसीआई कैसी बॉडी है, ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। क्या करती है ये, एडमिनिस्टर करना यूनियन स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इंडिया में। ये किस किस के इलेक्शंस कराती है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन दी कंट्री। तो अंडर द इलेक्शन कमीशन आपका जो एक्ट था 1991 का, उसमें दिया हुआ था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर 6 ईयर्स का होगा या 65, जो भी सबसे पहले पड़ जाए, 65 ईयर्स पहले पड़ जाए या 6 ईयर्स, वो उससे आपका इनका उतना टेन्योर रहेगा। सेम स्टेटस था, रिसीव सैलरी पर्क्स वगैरह जैसे जज सुप्रीम कोर्ट को मिलते हैं वैसे इनको भी मिलते हैं। सीईसी इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एज ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम इन एनी ऑफिस ना, जैसे कि और द लाइक ग्राउंड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही रिमूव कर सकते हो। तो कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर शेल नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, है ना। तो वाइल एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर जो भी होगा या रीजनल ऑफिसर होगा उसको भी आप रिमूव नहीं कर सकते एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर देगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं क्या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड? हाँ जी बिल्कुल है। 324 का जो सेकंड क्लॉज है वो कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर किया गया है कि वो सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करे, एम्पावर करे। 324 का सेकंड क्लॉज में ये भी है कि वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है इंडिया के टू फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स कितने चाहिए अदर देन सीईसी, वो भी फिक्स करता रहे। इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेंथ देख लो, ऐसे समझ लो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर था पहले 25 जनवरी से 15 है ना 1989 तक, फिर 3 मेंबर बॉडी आई, फिर ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेंथ बता रहा है कितनी कितनी होती है, तो पता होना चाहिए, ठीक है आपको। अच्छा, अब इशू क्या है, अपॉइंटमेंट या जो रिमूवल है सीईसी का या ईसी का, इसमें इशू क्या है? इशू ये है रोल ऑफ रूलिंग पार्टी। अपॉइंटमेंट डन सोनली बाय एग्जीक्यूटिव जब की जाएगी तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, वो वही करेंगे जो रूलिंग पार्टी को लॉयल्टी देता हो। तो ये समस्या पहली। दूसरा, कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है जी आपकी कि लीगल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जुडिशल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, कुछ है ही नहीं। रिमूवल में डिफरेंसेस है। अब सीईसी को यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सेफगार्ड कर रहे हो आप आर्बिट्रल रिमूवल से, यानी कि उसके ऑफिस से आप उसको बिना प्रेसिडेंट या जैसे आप सुप्रीम कोर्ट का कितना टफ होता है वैसे करना पड़ेगा। सिमिलर प्रोटेक्शन आपके ईसी मेंबर्स को है ही नहीं। ट्रंकेटेड टेन्योर्स हैं, यानी कि कोई भी सीईसी अपना जब तक कंप्लीट नहीं करता 6 ईयर्स इन 2004, देयरफॉर सीईसी इज अनेबल टू डू एनीथिंग सब्सटेंशियल। उसका टेन्योर ही जल्दी जल्दी खत्म होता रहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। कंप्लीट 6 ईयर टेन्योर, आज तक सिंस 2004 के बाद से कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 साल का टेन्योर एंजॉय नहीं कर पाया, जिस वजह से काम वो सही से कर ही नहीं पाता। साइलेंस ओवर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। इलेक्शन कमीशन जो है, जो भी इलेक्शन कमिश्नर रहे है ना, वो साइलेंट है, उनकी फर्दर क्या होगा, उनकी अपॉइंटमेंट कहाँ होगी, गवर्नमेंट के किस सेक्टर में होगी, कुछ नहीं पता। तो ये सारी की सारी दिक्कतें हैं। देयर इज ऑल्सो नथिंग इन द कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, अगर वो ज्वाइन करते हैं एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर रिटायरमेंट तो भी दिक्कत है। तो क्या करा जाना चाहिए? तो कह रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम जैसे आपने बना रखा है ना, कोलिजियम सिस्टम ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए, वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर के लिए बनाओ आप। पोस्ट रिटायरमेंट में बहुत अच्छी बात बोली थी दिनेश गोस्वामी कमेटी, याद रखना 1990 की, इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर ही कमेटी बनाई है जो रिकमेंड करता है सीईसी और ईसी को कि वो एलिजिबल शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफिस। बिल्कुल साफ तौर पे उसने बोला है। तो चाहे वो गवर्नर हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हो, ईसी शुड बी एलिजिबल ओनली फॉर द अपॉइंटमेंट एज सीईसी। बस इतना सा करके उसके बाद उनको पोस्ट रिटायरमेंट कुछ नहीं मिलेगा गवर्नमेंट में काम। उसके बाद अडॉप्टिंग 255 जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी ज़रूरी है रिकमेंड, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देना सभी मेंबर्स को, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में इलेक्शन कमिश्नर का कंसल्टेशन लेना सिलेक्शन कमेटी का, एक परमानेंट इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट क्रिएट करना ईसीआई के लिए, ताकि वो ईसीआई की
इंडिपेंडेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए। थैंक यू।